चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था 4, जहां पर हमें डिस्कस करना है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम ऑलरेडी एक टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इज इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जिसको तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैं काफी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज इसका टॉपिक नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे बेटा। अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फैक्टर्स necessities या necessitating direct participation of the state of the state एक सेकेंड। इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टेट्स का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, टॉपिक क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो स्टेट था उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके क्या कारण थे, क्या फैक्टर थे। तो इस सिचुएशन को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसेप्चुअली। अच्छा, सबसे पहले ना कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं बेटा, सो दैट ये टॉपिक आपको बेटर तरीके से समझ में आए। सर ये जो स्टेट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? स्टेट जनरली स्टेट का मतलब तो आप बहुत सारी चीजें सुना होगा बेटा आपने, बट यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे। देखो, एक आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, भारत का जो संविधान है बेटा उसके आर्टिकल 12 में स्टेट का मीनिंग डिफाइन है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको आर्टिकल 12 कंप्लीट नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, बट हाँ उसकी कुछ बेसिक सिनेरियो आपको बता दूंगा, सो दैट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पता लग जाए। स्टेट का मतलब बेसिकली यहाँ पर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज या बॉडीज, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज या बॉडीज। तीसरा, एनी कॉर्पोरेट गवर्न बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट का बेसिक मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटीज या फिर कोई भी कॉर्पोरेट्स, यानी कि कॉर्पोरेट्स बोले तो कंपनी, जिसको हम बेसिकली पब्लिक कंपनी भी कहते हैं बेटा। तो बेसिकली दीज पब्लिक कंपनी जो गवर्न करती है बेटा सरकार, चाहे सरकार कोई सी भी हो बेटा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो सर उस सिचुएशन को हम स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेट बोलेंगे। तो इससे ये पता लग गया सर, यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो मैं गवर्नमेंट लिख सकता हूँ। तो अब इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहते हैं सर फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं बेटा 1947 से लेकर 1990 तक का। तो इस दौरान जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेटा डेवलपमेंट होना था, उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसको करना पड़ा बेटा? इस टॉपिक को समझा रहा हूं आपको। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसको करना पड़ा बेटा? सरकार को, तो गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों, है ना? क्वेश्चन आता है क्यों सरकार को ही क्यों पार्टिसिपेट करना पड़ा बेटा टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990। तो इसके कारण हम पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स में। तो ये टॉपिक ही है बेटा, ये उन फैक्टर्स के बारे में बताएगा, ध्यान सुनना, ये उन फैक्टर्स के बारे में बताएगा बेटा जो ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं, ये डिफाइन करते हैं
कि जो हमारे सरकार है उसको क्यों बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा। तो बेसिकली ये टॉपिक है, राइट। इसको फटाफट से नोट करो। चलो करो नोट फटाफट से। बेटा कोई स्टूडेंट क्लास का लिंक शेयर कर देना जरा। ठीक है, मिल गया। नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहा है क्या? काफी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए बता। चलो जल्दी नोट करो बेटा इसको फटाफट से। बेटा एनी कॉर्पोरेट गवर्न बाय गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी कोई भी कंपनी जिसपे कंट्रोल बेटा भारत सरकार का है, जैसे एनटीपीसी, ये कॉर्पोरेशन है बेटा, पर जिसमें कंट्रोल किसका है? भारत सरकार का। चलिए नोट कीजिए फटाफट से। हो गया नोट, सभी का हो गया? ठीक है, तो अब इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, स्टेट क्या होता है और ये टॉपिक में पढ़ने वाले क्या है ये मैंने आपको बता दिया बेटा, कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना। अब इसके आगे की सिचुएशन डिस्कस करते हैं, तो इसको जरा मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो फटाफट से नोट कीजिए मेरे साथ के साथ। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, जब भी मैं स्टेट बोलूँ समझ जाना गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वॉज कंसिडर एसेंशियल एसेंशियल in view of the following factor, in view of the following factor। ठीक है जी, तो कुछ गिने चुने तीन फैक्टर्स हैं बेटा जो नेसेसिटीज को दर्शाते हैं। सबसे पहला आता है लैक ऑफ कैपिटल। सबसे पहला कौन सा आता है बेटा? लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा आता है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। तीसरा आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो ये तीन फैक्टर्स हैं बेटा
जो बेसिकली ये बताते हैं क्यों सरकार को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट लेना पड़ा डायरेक्टली। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड बेटा, कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, ये नोट किया आपने? देखो, अगर मैं ड्यूरेशंस की बात करूं, बिल्कुल ध्यान सुना, अगर मैं इंडिया की 1947 से लेकर 1990 की बात करूं या इनिशियल टाइम की बात करूं, तो ये वैसा ड्यूरेशन रहा है बेटा जहां पर मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन पॉवर्टी को झेल रही होती है। अगर आप अपना पूरा प्रीवियस बैकग्राउंड देखें तो वहां पर यही पता लगा कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है बेटा वो पॉवर्टी के अंतर्गत आती है। सुनना, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बोलती कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, बिल्कुल ध्यान सुना बेटा, इसको अभी पढ़ेंगे डिटेल में। आप प्राइवेट सेक्टर को अगर खुला छोड़ देते, इन शॉर्ट मार्केट फोर्स को खुला छोड़ना, मार्केट फोर्स बोले तो डिमांड एंड सप्लाई, तो बेटा प्राइवेट सेक्टर तो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को ही जाएगा ना। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब यहाँ पर तो फिर जो पुअर सोसाइटी है वो ऑफ्टन टू इग्नोर हो जाएगी, आगे ना। तो जब प्राइवेट सेक्टर ऑफ्टन टू इग्नोर हो जाएगी तो वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न क्या आएगा बेटा? सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा बेटा। अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा, काफी कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ बेटा। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये था कि प्राइवेट सेक्टर उतना सक्षम नहीं था कि वो उतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर पाता, क्योंकि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए बेटा काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो प्राइवेट सेक्टर उतना सक्षम नहीं था बेटा। कुछ ही एक आध सेक्टर थे जो डेवलप हुए थे, एक आध बिजनेसमैन थे बेटा जो डेवलप हुए थे उस टाइम पे, प्राइवेट वाले। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में उतनी क्षमता नहीं थी बेटा कि वो उतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर पाता इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के कारण। तो इसलिए भी सरकार को सामने आना पड़ा इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये दो बेसिक सिचुएशन है। अगर प्राइवेट सेक्टर को खुला छोड़ दो, इसका मतलब मार्केट फोर्स को बेटा ओपनली एक्सेप्ट करना पड़ता। और मार्केट फोर्सेस का तो पता ही है कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के पास बेटा इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी, जिसके कारण डेफिनेटली स्टेट्स को आगे आना पड़ा। तो ये जो तीन पॉइंट है ना बेटा, ये बेसिकली इन स्ट्रक्चर को ही दर्शाएंगे जो मैंने आपको अभी बताया ना। ये इस स्ट्रक्चर को ही दर्शाएगा कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया डायरेक्टली, और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा बेटा स्टेट्स को। ऐसा नहीं बेटा प्राइवेट सेक्टर नहीं था बट उस लेवल पे नहीं था। तो कहते हैं सर सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, और तीसरा है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। समझ आया? इसको नोट कर लो बेटा। क्लियर हुआ? एक एक करके इन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आया सबके? हाँ जी, एवरीवन? ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लिखवाया मैंने इसको नोट कर लो फटाफट से। ओके, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब एक एक करके बेटा इन पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, लैक ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट लिखिए लैक ऑफ कैपिटल। तो इसको हम डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कहते हैं सर सबसे पहला पॉइंट कहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया needed a big push
implying a large amount of capital. ठीक है, एक बुक देयर इज अ बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी बेटा, और डेफिनेटली जब बिग पुश करना होता है तो हमें लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर कहते हैं अगर एट द इंडिपेंडेंस की बात करूं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पर थे, जैसे टाटा एंड बिरला। हम तो सुना होगा आपने, टाटा बिरला वर द ओनली established industrial house sorry house in India. बट ये सफिशिएंट नहीं था बेटा। कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल for the country's industrial growth not sufficient। तो ये सफिशिएंट नहीं था बेटा। अकॉर्डिंगली it become essential for the state to achieve industrial growth through public sector undertaking PSU। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। Then देखो देखो बेटा, कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, फर्स्ट पेज ही तो है बेटा ये। देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीड बिग पुश। किस चीज का बेटा? इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटा डेवलप नहीं हो सकता विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, तो इसका मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड आई होप सो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता होगा। ठीक है, कहते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स डेवलप हुए, जैसे टाटा बिरला। इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल हाउस डेवलप करे बेटा भारत में, बट वो इंडस्ट्रियल हाउस बेटा हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, यानी कि उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी इन्होंने सफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो अकॉर्डिंगली सर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसों की कमी के कारण, लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर, यू कैन से दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इट बिकम एसेंशियल फॉर द स्टेट, सरकार के लिए बेटा जरूरी हो गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करने के लिए, ठीक है, वो खुद पार्टिसिपेट करें थ्रू PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। राइट, आपको पढ़ाऊंगा बेटा मैं चैप्टर नंबर 6 में जब प्राइवेटाइजेशन पढ़ाऊंगा, वो कौन कौन से PSUs थे बेटा जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में, राइट, डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किया। ठीक है, वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर बेसिकली क्या पता लगता है, अगर मैं क्रक्स बताऊं इसका,
तो क्रक्स से पता लगता है कि सर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ यू कैन से, जिसके लिए बेटा प्राइवेट जो सेक्टर था प्राइवेट जो सेक्टर था बेटा, उसके पास लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल बोले तो इन्वेस्टमेंट, पैसों की कमी थी बेटा, राइट। दिस इज द रीजन टू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन of the state in growth process, राइट। और गवर्नमेंट क्या खुद आके इंडस्ट्री सेटअप करेगी क्या बेटा? नो, प्रो पीएसयूज, यानी कि कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए जाएंगे बेटा, जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट लगेगा, काम मैनेजमेंट वगैरह सब उस हिसाब से होगा। तो देयर इज अ सिचुएशन कि सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, राइट, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसों की कमी होने के कारण बेटा सरकार को डायरेक्टली पार्टिसिपेट लेना पड़ा बेटा थ्रू पीएसयूज टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस करेक्ट पॉइंट को भी लिख लेना बेटा, लिख लीजिए बेटा इसको फटाफट से। समझ में आ गया सभी के? एवरीवन? ठीक है बेटा, इस वाले एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख लेना, करेक्ट वाले को, ताकि आपको छोटा सा याद भी रहे। वेट फास्ट, डन। एवरीवन? ठीक है। अब आइए बेटा सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या था? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है जी, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इधर देखो जरा, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, बेटा ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और मैं अगर पब्लिक सेक्टर की बात करूं, इस पब्लिक वर्ड को एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेट फॉर द लेक्चर, जब मैं आपको बिजनेस पढ़ा रहूंगा काफी डिटेल में इसका मतलब समझाऊंगा बेटा आपको। अभी सिर्फ इतना समझ लेना, पब्लिक सेक्टर का बेसिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट से है, पीएसयू से है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। कोई भी प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट करने का क्या कारण होता है? उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले तभी तो करेगा, उस इन्वेस्टमेंट का हायर रिटर्न मिले तभी तो करेगा। जैसे आप हो, आप भी तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं बेटा। हाँ जी, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इन्वेस्ट करो इस पर्टिकुलर कंपनी में, क्यों करोगे बेटा? राइट। आप बोलोगे सर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्या हमें बेनिफिट क्या है? तो मैं बोलूंगा भाई साहब रिटर्न मिल रहा है बहुत अच्छा, अगर आप इस कंपनी में रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट में 30% का रिटर्न मिलेगा आपको पर मंथ के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रेरणा मिलेगी, आप प्रेरित होकर बेटा इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो या हाई रिटर्न्स वगैरह मिल रहे हो बेटा उसकी इन्वेस्टमेंट पे। पहला पॉइंट। क्या पब्लिक सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करती है, हाँ जी, उसका मोटो क्या होता है बेटा? अगर उसकी मोटिव की मैं बात करूं, तो उसका क्या प्रॉफिट मेकिंग होता है या मैक्सिमम वेलफेयर होता है? क्या गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है? प्रेरित होने की जरूरत है क्या बेटा? नो सर, गवर्नमेंट को कोई इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो बेसिकली करेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो जितने भी आपने गवर्नमेंट कंपनीज देखेंगे बेटा जो काम करती हैं, डेफिनेटली उनका जो प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है बेटा, वो किस बेसिस पे होता है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर को बेटा इंड्यूसमेंट ऑफ द प्रॉफिट नहीं होता उतना, बट प्राइवेट सेक्टर का मेन इंड्यूसमेंट कहाँ से आता है बेटा, प्रॉफिट्स में से। तो ये जो टॉपिक कह रहा है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इसका मतलब उसको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो इंड्यूसमेंट है वो काफी कम मिला। कैसे कम मिला, क्यों कम मिला, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले मुझे बताओ ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? हाँ जी, ठीक है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिखना मत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर लिखो, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब ये जो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन आई, इसका कारण क्या था? इसका कारण था जी, द प्राइवेट इन्वेस्टर, द प्राइवेट इन्वेस्टर लैक इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटा उसको वो इंड्यूसमेंट प्राप्त नहीं हुई उस टाइम पे बेटा जो वो चाहता था। अब ये कैसे मिलता? इसका कारण क्या था? इट वॉज owing टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट। मार्केट का जो साइज था बेटा वो क्या था, लिमिटेड था। अब लिमिटेड साइज होने से फर्क पड़ा, लिमिटेड साइज ऑफ लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट implied लो लेवल ऑफ डिमांड। ऑफ कोर्स डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड के कम होने के कारण लो लेवल ऑफ डिमांड implies लो लेवल ऑफ इनकम या प्रॉफिट्स या हायर रिटर्न्स। बेटा जब डिमांड ही नहीं होगी तो सामान किसको बेचोगे, और जब सामान नहीं बिकेगा तो डेफिनेटली सिचुएशन क्या आ जाएगी बेटा, आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो रिटर्न्स कम मिलेंगे, रिटर्न्स कम मिलेंगे तो आपकी प्रेरणा डूबती जाएगी बेटा। यानी कि आपको आपको वो प्रेरणा नहीं मिलेगी बेटा, यार मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, राइट, वाई शुड आई इन्वेस्ट, जबकि मुझे वो इन्वेस्टमेंट ही रिसीव नहीं हो रही है जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। हाँ जी, फिर आप बैकआउट करने लग जाओगे, बैकआउट मतलब आप पीछे हो जाओगे। तो दिस इज द रीजन, ये कारण है बेटा कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा हमारे स्टेट्स को। यहाँ पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो, only a big push of public investment could be break this cycle। ये जो ऊपर आपने एक साइकिल लिखी ना, विकीसियस साइकिल, इसको ब्रेक किया जा सकता था बेटा ओनली थ्रू द पब्लिक सेक्टर, हेंस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर आएगा, जब पब्लिक सेक्टर आएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम मिलेगी, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो फिर उसके बाद बेटा प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आ सकता है जब डिमांड्स वगैरह बढ़ेंगी। तो क्योंकि डिमांड बढ़ेगी बेटा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से हमारे रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, और जब हमें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे बेटा तो डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ही एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो इस साइकिल को क्या कर सकती थी बेटा, तोड़ सकती थी, ब्रेक कर सकती थी, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर सके।
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा था बेटा? क्योंकि उसको वो इंड्यूसमेंट ही नहीं मिल रहा था, राइट, वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा था बेटा कि वो इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सके जिसका बहुत ही लिमिटेड साइज है, ठीक है, जिसका लिमिटेड साइज है और जिसकी दैट इज मार्केट लेवल बहुत लो है, जिसके कारण इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए साइकिल को तोड़ने के लिए बेटा एक बहुत बड़े पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। कोई नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग्स ले लेना, क्या कर सकते हैं। नेटवर्क इशू बड़ा बेकार है बेटा, समझ आए? हाँ जी बोलिए, फटाफट से क्लियर हुआ? तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। क्या समझ में आए आप सबके? प्लीज पार्टिसिपेट सभी करो। ब्रेक दिस विकीसियस साइकिल। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट इट डाउन फास्ट। और प्लीज एग्जाम में ना आप सब ये चार्ट बना के मत आ जाना नालायक को, जिस तरीके से मैंने बनाया नहीं है, ये बनाया फिर इसके बाद ये, फिर इस तरह से एरो निकाल के, प्लीज एग्जाम में मत बना के आना। ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है, समझने के लिए है, ठीक है। एग्जाम में आप प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिख के आओगे। बेटा जो परंपरागत साइकिल चलती आ रही थी बेटा, उसको तोड़ने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशन साइकिल बनती आ रही थी। Done? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, विद सोशल जस्टिस। अब सुनिएगा, ये क्या सिचुएशन है बेटा। हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर, पहले इसका कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करनी तो थी, ग्रोथ तो चाहिए थी बेटा, बट ग्रोथ किस कीमत पे चाहिए थी बेटा? एट सोशल जस्टिस। क्वेश्चन आता है सर ये सोशल जस्टिस बोले तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको मैं थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चलूं, अगर मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेके चलूं, वहां पर बेटा आपने कौन सा पढ़ा था? हाउ टू प्रोड्यूस, किसी गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करा जाए, तो वहां पर टेक्निक का सिलेक्शन करना होता था। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। तो वहां पर दो तरह की टेक्निक थी, एक थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर आपको याद है बेटा। दूसरा था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बेटा। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मैक्सिमम यूज किसका होता है? लेबर्स का। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मैक्सिमम यूज किसका होता है बेटा? मशीनरीज का। मुझे एक बात बताओ, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती, तो डोंट यू थिंक प्राइवेट सेक्टर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता? और जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करता तो मैक्सिमम यूज किसका होता बेटा? मशीन का। तो क्या यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ सकती थी? हाँ कि ना? बिल्कुल सर, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ सकती थी, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर ग्रोथ तो होता, बट क्या सोसाइटी का वेलफेयर होता क्या? नो, सोसाइटी का एक वर्ग बेटा बेरोजगारी से जूझ रहा होता। बट अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर ग्रोथ तो चाहती थी, बट कौन सी टेक्निक यूज करेगी बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी बेटा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मैक्सिमम यूज किसका होगा बेटा? लेबर्स का, वर्कर का। तो इससे क्या एम्प्लॉयमेंट एनकरेज होगा? देखो यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है, साथ के साथ बेटा सोसाइटी के हर पर्सन को रोजगार भी मिल रहा है, उनकी इनकम भी क्रिएट हो रही है। तो ये जो सरकार का मोटो था कि ग्रोथ करनी है बट विद द सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर के साथ, इसलिए बेटा पब्लिक सेक्टर ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट लिया। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आता तो वो अपने फायदे के बारे में सोचता, ना कि पब्लिक के फायदे की बात।
तो दैट्स व्हाई बेटा दिस इज द रीजन, वन अनदर रीजन कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा बेटा किसको, स्टेट को, टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। समझ आया कॉन्सेप्ट ये? हाँ जी, बोलो यार फटाफट से, बोलते नहीं हो नालायक हो। चलो इसको ना एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि लिखने में तो आपको थोड़ा टाइम सा लग जाएगा। चलो फटाफट करो नालायक हो। अब इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेट्स कम टू द थ्योरी। तो लिखिए, द गवर्नमेंट realized that the government realized that this objective could be achieved only through direct participation of state in the process of industrialization. In the process of industrialization, because it requires investment that generate employment rather than investment that maximum profit. लिख लो। देखो बेटा इसको फटाफट से। आई थिंक अगर आपने कौन सा अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, तो एक आराम से आपके समझ में आ जाएगा। देखो, सर ऑफ द, कहाँ पे, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। एक सेकंड रुक जाओ। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दिस ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। हाँ पहले आ गए, ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से सुनना, थ्योरी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ भैया, इस ऑब्जेक्टिव को, किस ऑब्जेक्टिव को बेटा, इस वाले को, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि भाई अगर सोशल वेलफेयर वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिसिपेशन रहे स्टेट्स का डायरेक्टली। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी बेटा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट की सोचे। ठीक है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर करता तो डेफिनेटली मैक्सिमम प्रॉफिट की सोचता बेटा, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट का मेन मोटो क्या था बेटा, इन्वेस्टमेंट विद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा बेटा, सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा। समझ में आया बेटा? बोलिए फटाफट से। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन? यस। तो विद दिस टॉपिक इज ओवर हियर।
यानी कि जो तीसरा हमारा पॉइंट था बेटा, जो कि ये बात करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर को यानी कि सरकार को इंडस्ट्रियलाइजेशन के डायरेक्ट ग्रोथ में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो तीन फैक्टर बेटा हमने पढ़े, लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। एंड आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। तो बेटा आज का टॉपिक खत्म, मतलब क्लास ओवर हियर, ठीक है, जल्दी क्लास ओवर जाएगी। तो ये टॉपिक खत्म हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा हम आईपीआर पॉलिसी, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये आज की क्लास यही समाप्त होती है।